अध्याय 661 हेवन सन बैटल रेस। आंगन में लगातार रिमझिम बारिश हो रही थी। जब नकुल शॉ ने हिडन बुक रूम छिपी हुई किताबों के कमरे में प्रवेश किया तो उन्हें एक शांति का एहसास हुआ जो डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन अर्धदेव विस्मृत उद्यान में चल रही लड़ाई के बिल्कुल विपरीत थी। हिडन बुक रूम केवल एक छोटा सा किताबों का कमरा था, लेकिन इसमें कई सौ किताबें थीं। नकुल शॉ ने उन पर सरसरी निगाह डाली, लेकिन उन्हें कोई भी कौशल, स्किल या तकनीक की किताब नहीं दिखी। एक सम्राट का भाग्य, हेवन लेगेसी रेस का रहस्य, 10,000 प्राचीन जातियों की रैंकिंग, गॉड ट्रिब्यूलेशन पेज। नकुल शॉ की निगाहें पुरानी किताबों पर दौड़ गईं। बाहरी दुनिया के कुछ प्रतिबंधित रहस्य इन किताबों में लिखे हुए थे। इन किताबों में ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड, सच्ची युद्धक पवित्र भूमि के 3 स्टार कुलों से भी अधिक जानकारी हो सकती थी। आखिरकार 3 स्टार कुलों की मुख्य सामग्रियां और जानकारी जनता के लिए खुली नहीं थीं। हालांकि यहाँ की किताबें पढ़ी जा सकती थीं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं थीं। प्रथमतः, कोई भी किताब बाहर नहीं ले जाई जा सकती थी। द्वितीयतः, कोई भी व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 50 किताबें ही पढ़ सकता था। हर किताब को पढ़ना खत्म करने के लिए कम से कम 10 दिन की आवश्यकता है। नकुल शॉ सोचने लगे। ये जानना जरूरी था कि डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन केवल आधे महीने के लिए खुला था। भला कौन अपना 2/3 समय यहाँ किताबें पढ़ने में बिताना चाहेगा। अतीत में कुछ लोगों ने यहाँ कई दिन बिताए थे, लेकिन कुछ ज्ञान प्राप्त करने के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला था। खैर, कोई बात नहीं, मैं आसानी से एक साथ कई काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं बस यहीं रुकूंगा और पढ़ूंगा। नकुल शॉ ने जल्द ही एक निर्णय ले लिया। 10,000 डिवाइन थॉट्स, 10,000 दिव्य विचार तकनीक ने उन्हें आसानी से एक साथ कई काम करने की अनुमति दी, जिससे वे पढ़ भी सकते थे और साथ ही डेमीगॉड के रक्त के लिए होने वाली लड़ाई पर भी ध्यान दे सकते थे। वर्तमान में केवल डेमीगॉड का रक्त ही उनके लिए आकर्षक था। श्वा श्वा श्वा। नकुल शॉ के विचार जल्द ही 3 भागों में विभाजित हो गए। पहला विचार डेमीगॉड के रक्त पर ध्यान दे रहा था। दूसरा हिडन बुक रूम में रहकर किताबें पढ़ रहा था, जबकि तीसरा विचार समझने, आत्मसात करने पर केंद्रित था। कौन जानता है कि अगर किसी के पास वास्तव में डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में अभ्यास करने का समय हो तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। सामान्य प्रतिभाशाली लोग केवल ये सोचते थे कि भाग्य खजाना कैसे प्राप्त किया जाए। 1 घंटे बाद नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई, भगवान की आध्यात्मिक आंख ने हिडन बुक रूम के हर कोने को खंगाल डाला था, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। किताबों के अलावा वहां कुछ लेखन सामग्री, स्टेशनरी थी। इस लेखन सामग्री की चीजें साधारण नहीं थीं, लेकिन डेमीगॉड की इच्छा, इरादे के कारण यहाँ की किसी भी चीज को नष्ट या ले जाया नहीं जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि हिडन बुक रूम में वास्तव में कोई खजाना न हो? नकुल शॉ ने सोचा, लेकिन किताबें खुद नकुल शॉ के लिए काफ़ी दिलचस्प थीं। इसके अलावा वे अभ्यास करने और डेमीगॉड के रक्त पर ध्यान देने के साथ साथ पढ़ भी सकते थे, इसलिए ये समय की बर्बादी नहीं थी। नकुल शॉ ने 100 फ्लावर गार्डन, 100 फूलों के उद्यान में कुछ संसाधन और खजाने इकट्ठा करने के लिए 2 ड्रैगनफ्लाईमैन पतंगा मानवों को भी नियंत्रित किया। इसका मतलब ये था कि नकुल शॉ के विचार अब 4 भागों में बंट चुके थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हाफ स्टेप किंग, आधे कदम के राजा का इरादा बना लिया था, इसलिए उनके लिए अपने विचारों को एक बार में लगभग 100 भागों में विभाजित करना कठिन नहीं था। वैसे भी मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है वाले रवैये के साथ नकुल शॉ ने शांति से पढ़ा। पढ़ने की बजाय ये कॉपी करने जैसा अधिक था। नकुल शॉ किताबों के पन्ने पलटते और जानकारी को अपने दिमाग में अंकित कर लेते। नकुल शॉ के हाथ में एक पुरानी किताब आई, 10,000 एंशिएंट रेसेस रैंकिंग, 10,000 प्राचीन जातियों की रैंकिंग। इस किताब में 10,000 प्राचीन जातियों के बीच हजारों रक्त रेखा, ब्लडलाइन जातियों का विवरण था। यहाँ तक कि सुरभि और विक्की जियांग की रक्त रेखा की विरासतें भी इसमें शामिल थीं। सुरभि की रक्त रेखा प्राचीन काल की नाइटमेयर रेस दुर्स्वप्न जाति से आई थी और इसे 239वां स्थान मिला था। जब नकुल शॉ ने नाइटमेयर रेस की क्षमताओं को पढ़ा तो वे अपनी आहें नहीं रोक पाए। नाइटमेयर रेस के पास एक भयानक क्षमता थी, वे दूसरों के सपनों में प्रवेश कर सकते थे और उन्हें मार सकते थे। सपने में नाइटमेयर रेस की शक्ति अद्वितीय थी। हालांकि इस क्षमता की भारी सीमाएं थीं। कम से कम डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में तो बहुत से लोग नहीं सोएंगे। इसके अलावा किसी और के सपने में प्रवेश करते समय नाइटमेयर रेस के व्यक्ति को खुद भी सोना पड़ता था। बेशक वास्तव में राक्षसी असाधारण जातियां सर्वोच्च रैंकिंग वाली काल्पनिक रक्त रेखा वाली जातियां थीं। प्रथम प्राचीन जाति एंशिएंट रेस। जब नकुल शॉ ने वह शीर्षक पढ़ा तो उनका दिल और खून दहल उठा। यहाँ तक कि उनकी गॉड स्पिरिचुअल आई भी थोड़ी कांप उठी। सिर्फ नाम ही उनकी रक्त रेखा पर दबाव डाल रहा था।
प्राचीन जाति दुनिया की सबसे आदर्श जाति। इसे ट्रू गॉड रेस, सच्चे भगवान की जाति के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन प्राचीन महायुद्ध के बाद वे लगभग विलुप्त हो गए थे। जब इस जाति का कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके पास स्वचालित रूप से एक नेचुरल गॉड डेमन बॉडी, प्राकृतिक भगवान राक्षस शरीर होता है, जो एक डेमीगॉड के शरीर के समान होता है। भले ही कोई अभ्यास न करे, वह अपने वयस्क होने पर एक प्राचीन भगवान एंशिएंट गॉड बन जाएगा। विवरण देखकर नकुल शॉ अपनी ठंडी सांस नहीं रोक पाए। एक डेमीगॉड की शक्ति भयानक थी। कोई भी इसे डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन की सभी क्षमताओं और चमत्कारों से देख सकता था। हालांकि प्राचीन जाति के हर व्यक्ति के पास जन्म के समय ही एक नेचुरल गॉड डेमन बॉडी होती थी, इसलिए शिशुओं के शरीर भी एक डेमीगॉड के तुलनीय होते थे। ये बहुत अधिक स्वर्ग विरोधी अविश्वसनीय है। भाग्यवश प्राचीन जाति उसके बाद कभी दिखाई नहीं दी। नकुल शॉ ने एक लंबी सांस छोड़ी। शीर्ष 10 जातियां या तो विलुप्त हो चुकी थीं या वर्तमान में विलुप्त होने की कगार पर थीं। जो बात उल्लेखनीय थी वह यह थी कि हेवंस लेगेसी रेस, स्वर्ग की विरासत जाति, भी शीर्ष 10 में शामिल थी। वास्तव में ये शीर्ष 5 में भी थी। हेवंस लेगेसी रेस फैन यूनिवर्स प्रशंसक ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान जीव और उनका पता प्राचीन काल से पहले का लगाया जा सकता है। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि हेवंस लेगेसी रेस ने एक बार बड़े पैमाने पर विनाश का हथियार बनाया था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। उन्होंने एक टाइम मशीन भी बनाई थी। हालांकि ये केवल किंवदंतियों तक ही सीमित था। ऐसा लगता है कि हेवंस लेगेसी इनहेरिटेंस की वह शाखा जिसमें सिद्धार्थ ग्रिफिन ने प्रवेश किया था, साधारण नहीं थी। नकुल शॉ ने अपने मन में फुसफुसाया। प्रथम, प्राचीन जाति। तृतीय, हेवंस लेगेसी रेस। 7वीं, प्रकाश जाति लाइट रेस। 8वीं, गोल्डन क्रो रेस। 9वीं, विनाशकारी ड्रैगन जाति डिस्ट्रक्शन ड्रैगन रेस। 19वीं, आध्यात्मिक जाति स्पिरिचुअल रेस। काल्पनिक जातियों के विवरण पढ़ने के बाद नकुल शॉ ने महसूस किया कि वे बेहद छोटे तुच्छ थे। 10,000 प्राचीन जातियों की रैंकिंग वाली किताब फटी पुरानी और अधूरी थी। इसमें सभी जातियों का विवरण नहीं था और कुछ विवरण अधूरे थे। नकुल शॉ ने जल्द ही उस किताब को पढ़ना समाप्त कर दिया और वे प्राचीन काल के प्रति विस्मय से भर गए। ये कल्पना करना कठिन था कि उस युग में किस तरह की किंवदंतियां रही होंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और नकुल शॉ खजाने की खोज के बारे में भूल चुके थे। इसके बजाय वे ज्ञान में डूब गए थे। इन किताबों में भूगोल, इतिहास और कई अन्य विषय शामिल थे, लेकिन उनमें ताकत के संबंध में कुछ भी नहीं था। हालांकि इन किताबों को पढ़ने से नकुल शॉ को बहुत कुछ समझने में मदद मिली। तो महाद्वीप क्षेत्र वास्तविक हैं। कांग महासागर के बाद एक महाद्वीप क्षेत्र है। स्पिरिचुअल सेक्रेड लैंड्स, आध्यात्मिक पवित्र भूमियों या महाद्वीप क्षेत्रों में भी कभी कोई 5 स्टार महाशक्ति दिखाई नहीं दी है। नकुल शॉ को एक अविश्वसनीय रहस्य का पता चला। कांग महासागर फैन यूनिवर्स में सिर्फ हिमशैल का एक सिरा, एक छोटा सा हिस्सा था। अनजाने में ही नकुल शॉ पढ़ने में मग्न हो गए। बेशक उनके अन्य विचार अभी भी काम कर रहे थे। एक विचार अभ्यास कर रहा था जो काफी सरल था, जबकि दूसरा 100 फ्लावर गार्डन की जासूसी करने और संसाधन प्राप्त करने के लिए 2 ड्रैगनफ्लाईमैन को नियंत्रित कर रहा था। सबसे तनाव मुक्त वह विचार था जो छोटी चोर बिल्ली के साथ था। छोटी चोर बिल्ली के माध्यम से नकुल शॉ जानते थे कि हॉट हीलिंग पैलेस, हृदय उपचार महल में क्या हो रहा था। हॉट हीलिंग पैलेस के लगभग आधे प्रतिभाशाली लोगों ने डेमीगॉड के रक्त की उम्मीद छोड़ दी थी और शेष सभी कुलीन एलीट थे। लगभग आधे लोगों का अभ्यास ग्रेट ओरिजिन कोर रीम, महान मूल कोर क्षेत्र में था। शांतनु और सुरभि के बीच गतिरोध पैदा हो गया था। अगर यह सिर्फ उन दोनों के बीच की लड़ाई होती तो शायद अब तक विजेता का फैसला हो चुका होता। हालांकि डेमीगॉड के रक्त की दिव्य शक्ति ने कठिनाई को बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि एक सच्चे राजा को भी डेमीगॉड के रक्त से बहुत अधिक दबाव का सामना करना पड़ता। एक दिन बीत गया। शांतनु और सुरभि दोनों थोड़े थक गए थे और उनकी युद्ध शक्ति कमजोर हो गई थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। जब तक उनमें से कोई एक हार नहीं मान लेता, तब तक दूसरे पक्ष के पास डेमीगॉड का रक्त प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर था। हे, चूंकि आप दोनों के बीच की लड़ाई अभी तक समाप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं डेमीगॉड के रक्त की देखभाल करूंगा, इसे मैं ले लूंगा। ऊपर से एक हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। वहां कौन है? शांतनु और सुरभि के हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा। आवाज का मालिक उनके और डेमीगॉड के रक्त के बेहद करीब था। श्वा, एक ऊर्जावान युवक डेमीगॉड के रक्त के ऊपर तैर रहा था और उससे एक शक्तिशाली आभा ऑरा निकल रही थी। आओ, उस ऊर्जावान युवक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों प्रतिभाशाली योद्धाओं के बीच से होते हुए डेमीगॉड के रक्त की ओर तेजी से बढ़ा। बूम!
जब उस युवक ने अपना हाथ लहराया तो ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष कांप उठा हो और उसकी त्वचा के चारों ओर एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी बिखर गई। पास से देखने पर उस युवक के बाल और त्वचा सोने की तरह चमक रहे थे। दूर से देखने पर वह एक सुनहरे सूर्य युद्ध देवता गोल्डन सन वॉर गॉड जैसा दिख रहा था। ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना। सुरभि ने बैंगनी सीन को पकड़ा और बीस्ट किंग पशु राजा को उस युवक पर हमला करने का आदेश दिया। खुलो। वह युवक बिल्कुल भी डरा नहीं था। वह एक सुनहरे रंग के युद्ध देवता की तरह था जिसने एक ही हथेली से हमले को रोक दिया। बूम! एक विशाल सुनहरी शॉकवेव आघात तरंग और बैंगनी रंग की जलती हुई बिजली आधे हॉट हीलिंग पैलेस में फैल गई। पास के सभी प्रतिभाशाली लोग सदमे में चिल्ला उठे। एक राजा के तुलनीय युद्ध शक्ति, ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि सुरभि भी थोड़ी हैरान थी। अपने नियंत्रण में कुछ समस्याओं के कारण वह बीस्ट किंग की केवल 70% शक्ति का ही उपयोग कर सकती थी। हालांकि इसके बावजूद ये बेहद चौंकाने वाला था। डिंग! शांतनु ने एक चांदी की स्थानिक दरार स्पेशल क्रैक भेजी जो उस युवक पर जा गिरी, लेकिन धातु के टकराने की आवाज़ सुनाई दी। उस युवक की त्वचा पर एक घाव बन गया, लेकिन कोई खून बाहर नहीं निकला। 10,000 प्राचीन जातियों की आभा। किसी कोने में खड़े विक्की जियांग ने अपनी रक्त रेखा पर एक दबाव महसूस किया। 10,000 प्राचीन जातियां 98वें स्थान पर हेवन सन बैटल रेस। सुरभि की तारों जैसी आंखों में अचंभे के भाव आ गए। 10,000 प्राचीन जातियों में 98वां स्थान। ये पहली बार था जब उसने शीर्ष 100 जातियों में से किसी एक की रक्त रेखा वाले व्यक्ति को देखा या सुना था। 10,000 प्राचीन जातियों के शीर्ष 100 सभी स्वर्ग विरोधी असाधारण अस्तित्व हैं। विक्की जियांग ने अपनी रक्त रेखा को दबा हुआ महसूस किया। उसकी रक्त रेखा 10,000 प्राचीन जातियों में केवल 300 से 400 के बीच थी। वह हेवन सन बैटल रेस से बेहद दूर था। 10,000 प्राचीन जातियों के शीर्ष 100 उन लोगों से बहुत अलग हैं जो शीर्ष 100 से नीचे हैं। हेवन सन बैटल रेस की रक्त रेखा मेरी युद्ध शक्ति को एक राजा के तुलनीय बना सकती है। उस युवक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये जीत की मुस्कान थी। उसने बीस्ट किंग और शांतनु के हमलों को सीधे तौर पर रोक दिया था। आसपास के सेक्रेड लैंड के प्रतिभाशाली लोगों की हैरान कर देने वाली निगाहों के बीच वेन लुओआन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वेन लुओआन की आकृति चमकी और उसका हाथ नीचे की ओर बढ़ा। शीर्ष 100 जातियों में शामिल एक रक्त रेखा की आभा के तहत डेमीगॉड का रक्त भी कांप उठा और प्रतिबंधित हो गया। उस युवक ने अपना सुनहरा हाथ घुमाया और डेमीगॉड के रक्त को पकड़ लिया। अध्याय 662 ग्रेट ओरिजिन कोर रीम में प्रवेश। वापस हिडन बुक रूम में हेवन सन बैटल रेस 10,000 प्राचीन जातियों में 98वें स्थान पर। एक काल्पनिक पौराणिक रक्त रेखा। नकुल शॉ उस ऊर्जावान युवक की वास्तविक ताकत देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने 10,000 एंशिएंट रेसेस रैंकिंग की किताब पढ़ी थी, इसलिए वे जानते थे कि शीर्ष 100 रक्त रेखाओं में से प्रत्येक कितनी भयानक थी। इस समय उनका अधिकांश ध्यान हॉट हीलिंग पैलेस पर लगा हुआ था। वह ऊर्जावान युवक एक राजा के तुलनीय युद्ध शक्ति के साथ एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह आसमान से नीचे उतरा था। शांतनु और सुरभि एक दिन से गतिरोध में थे और थक चुके थे। वे अपने चरम पर नहीं थे। इसके अलावा दोनों प्रतिभाशाली योद्धाओं के टकराव के कारण डेमीगॉड के रक्त का प्रतिरोध भी पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो गया था। इस महत्वपूर्ण क्षण में वह युवक बीच में कूद पड़ा। ये कहा जा सकता था कि वह सही मौके के इंतजार में घात लगाए बैठा था। वेंटिल्ड सुनहरी हथेली की पकड़ में डेमीगॉड का रक्त कांप उठा। उससे शक्ति की एक लहर निकली, लेकिन वह पहले जितनी मजबूत नहीं थी। वेन लुओआन स्थिर खड़े थे और उनकी त्वचा तथा बाल सोने की तरह चमक रहे थे। 10,000 प्राचीन जातियों की रक्त रेखा की आभा ने हॉट हीलिंग पैलेस के भीतर के प्रतिभाशाली लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। आओ! वेन लुओआन का हाथ एक भट्टी की तरह था जिसने डेमीगॉड के रक्त को जकड़ लिया और धीरे धीरे उसे अपनी इंटरस्पेशियल रिंग अंतरस्थानिक अंगूठी की ओर ले जाने लगा। हालांकि डेमीगॉड के रक्त की अपनी चेतना थी, इसलिए उसने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। यदि रक्त की इस बूंद को इतनी आसानी से ले जाया जा सकता तो नकुल शॉ का स्पेशल मूवमेंट, स्थानिक संचलन या शांतनु की स्थानिक तकनीकें बहुत पहले ही सफल हो गई होती। फिर भी वेन लुओआन ने शांतनु और सुरभि से बेहतर प्रदर्शन किया था। वह कम से कम डेमीगॉड के रक्त को पकड़ने में कामयाब रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और डेमीगॉड के रक्त को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग की ओर ले जाने का प्रयास किया। ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना। शांतनु और सुरभि उन्हें अपनी मनमानी कैसे करने दे सकते थे। उन्होंने अपने हमले तेज कर दिए। ये देखकर वेन लुओआन को एक बार फिर बीस्ट किंग के हमले और शांतनु के प्रहार को रोकना पड़ा। बूम! इस टकराव की शक्ति एक राजा के तुलनीय थी और एक विशाल आघात तरंग शॉकवेव आधे मील के दायरे में फैल गई।
उस तालाब के 20 गज के दायरे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बचा था। डिंग, विन लुओआन की गर्दन पर एक छोटा सा निशान बन गया और इस बार खून बाहर निकल आया। वह युवक दर्द से कराह उठा क्योंकि चोट से सुनहरी रोशनी चमकने लगी और वह ठीक होने लगी। शीर्ष 100 रक्त रेखाओं की ठीक होने की गति दूसरों से कहीं अधिक थी। पीछे हटो, उस युवक ने शांतनु के प्रहार को सीधे अपने ऊपर लिया और फिर हवा में छलांग लगा दी। यदि वह डेमीगॉड का रक्त प्राप्त करने में सक्षम हो जाता तो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाना सार्थक था। वापस आओ। जैसे ही वह युवक 7 या 8 गज दूर उड़ा था, अंतरिक्ष में एक हलचल के साथ एक चांदी की आकृति चमकी। कियानकुन स्वॉर्ड, कियानकुन तलवार। वह चांदी जैसी आकृति शांतनु की थी और उन्होंने विरासत में मिले पवित्र हथियार से प्रहार करके स्वर्ग और पृथ्वी को थोड़ा कांपा दिया, जैसा कि सेक्रेड लैंड के नंबर 1 प्रतिभाशाली योद्धा से उम्मीद थी। शांतनु की प्रतिभा को देखते हुए वे वेन लुओआन को बिना नुकसान पहुंचाए पीछे नहीं हटने देंगे। नकुल शॉ छोटी चोर बिल्ली के माध्यम से बारीकी से ध्यान दे रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आसमान में एक धुंधली और अस्पष्ट आई ऑफ हेवन स्वर्ग की आंख प्रकट हुई और फिर तेजी से गायब हो गई। बाम! उस युवक की सुनहरी मुट्ठी कियानकुन स्वॉर्ड पर जा टकराए और उसकी आकृति हिल गई, जिससे डेमीगॉड का रक्त लगभग उसके हाथ से छूटने ही वाला था। कियानकुन स्वॉर्ड की शक्ति बहुत भयानक थी, इस तथ्य के बावजूद कि शांतनु उसकी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग कर सकते थे। बूम! इससे पहले कि वह युवक ठीक से खड़ा हो पाता, सपनों जैसी रोशनी से घिरे लंबे बालों ने उसके दूसरे हाथ को जकड़ लिया, जिसने डेमीगॉड के रक्त को पकड़ा हुआ था। वूश! डेमीगॉड का रक्त वेन लुओआन की पकड़ से मुक्त होने में सफल रहा। वेन टिल्ड मुक्त होने के बाद डेमीगॉड का रक्त हवा में तैरने लगा और भिनभिनाने लगा। इससे पहले कि तीनों प्रतिभाशाली योद्धा कोई प्रतिक्रिया दे पाते, वूश! डेमीगॉड का रक्त हवा में तेजी से उड़ गया, मानो वह उन तीनों के हाथों और अधिक प्रताड़ित होने के लिए तैयार नहीं था। इसके पीछे चलो। शांतनु ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया दी और एक चांदी की लकीर में बदलकर डेमीगॉड के रक्त का पीछा करने लगे। वह ऊर्जावान युवक भी पीछे पीछे चला, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। बस कुछ ही पल पहले वह डेमीगॉड का रक्त प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसने शांतनु की ताकत को कम करके आंका था। शांतनु की युद्ध शक्ति भी एक राजा के तुलनीय थी और उनके स्पेशल स्पिरिचुअल बॉडी, स्थानिक आध्यात्मिक शरीर की प्रतिभा असीमित थी। इसके अतिरिक्त सुरभि के पास एक बीस्ट किंग था और वह खुद भी एक राजा के समान शक्तिशाली थीं। 3 राजा स्तरीय विलक्षण प्रतिभाएं। हॉट हीलिंग पैलेस के प्रतिभाशाली लोग केवल उन तीनों आकृतियों को ऊपर जाते हुए देख सकते थे और उनमें से कुछ उनके पीछे हो लिए। मियाओ! छोटी चोर बिल्ली की आकृति चमकी और वह भी उन तीनों विलक्षण प्रतिभाओं के पीछे चल पड़ी। बिल्कुल सही, सुरभि का पीछा करो। नकुल शॉ ने प्रशंसा की। सुरभि बीस्ट किंग की पीठ पर बैठी थी और उसकी शानदार आभा के कारण हर कोई उसे आसानी से महसूस कर सकता था। डेमीगॉड के रक्त के बारे में सोचने वाले अधिकांश अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए। नकुल शॉ ने फिर अपना अधिकांश ध्यान हिडन बुक रूम की ओर लगा दिया। अब जब डेमीगॉड का रक्त उड़ चुका था तो तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं के बीच का टकराव और अधिक जटिल होने वाला था। नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि डेमीगॉड के रक्त के लिए लड़ाई इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी। जब तक उन तीनों में से कोई एक डेमीगॉड का रक्त प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक बाकी दोनों मिलकर आखिरी वाले पर हमला करते रहेंगे। हिडन बुक रूम के भीतर नकुल शॉ एक साथ कई काम कर रहे थे। वे अभ्यास भी कर रहे थे और साथ ही किताबें भी पढ़ रहे थे। हिडन बुक रूम का एक नियम था कि प्रतिदिन केवल 50 किताबें ही पढ़ी जा सकती थीं। नकुल शॉ ने तेजी से 50 किताबें पढ़ना समाप्त कर दिया। जब उन्होंने 51वीं किताब उठाने की कोशिश की तो वहां एक मजबूत प्रतिरोध महसूस हुआ। इसका मतलब था कि नकुल शॉ अभ्यास करने और दोनों ड्रैगनफ्लाईमैन को नियंत्रित करने में अधिक ऊर्जा लगा सकते थे। उन दोनों ड्रैगनफ्लाईमैन की युद्ध शक्ति लगभग हाफ स्टेप किंग के बराबर थी और वे अधिकांश खतरों से सुरक्षित वापस आ सकते थे। वे दोनों ड्रैगनफ्लाईमैन हर 2 दिन में वापस आते और अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी संसाधनों और खजानों को सौंप देते। 100 फ्लावर गार्डन में खजाने पर्पल स्मोक लेक, बैंगनी धुएं की झील से भी अधिक प्रचुर मात्रा में हैं। नकुल शॉ ने दोनों ड्रैगनफ्लाईमैन से मिले युद्ध के सामान को व्यवस्थित किया। ड्रैगनफ्लाईमैन इंसानों की एक अजीब उपप्रजाति थे जो कुछ हद तक जलपरियों से मिलती जुलती थी। भले ही नकुल शॉ खुद कुछ न करें, फिर भी दोनों ड्रैगनफ्लाईमैन द्वारा इकट्ठा किए गए खजाने प्रचुर मात्रा में थे। स्कारलेट फायर लोड्स, लाल अग्निकमल, स्काई लिमिट जिनसिंग। बहुत बढ़िया। नकुल शॉ बेहद खुश हुए जब उनकी निगाहें 2 खजानों पर पड़ीं। इन दोनों पौधों का मूल्य पर्पल स्केल्ड ग्रास, बैंगनी धार वाली घास से कम नहीं था।
स्कारलेट फायर लोड्स में एक शुद्ध अग्नि समाहित थी जो किसी व्यक्ति की स्कारलेट फायर लाल अग्नि की समझ और अभ्यास को बढ़ा सकती थी। नकुल शॉ की स्कारलेट डिस्ट्रक्शन पर्पल लाइटनिंग लाल विनाश बैंगनी बिजली को ठीक इसी स्कारलेट फायर की शक्ति की आवश्यकता थी। यदि स्कारलेट फायर की शक्ति को उनकी स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग लाल विनाश पवन बिजली में मिला दिया जाए तो विनाश की शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी और जलने का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। दूसरी ओर स्काई लिमिट जिनसिंग एक ऐसा खजाना था जो ट्रू युआन को बढ़ा सकता था। ये वॉइड गॉड रीम शून्य भगवान क्षेत्र से नीचे के लोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त था। स्काई लिमिट जिनसिंग के साथ मुझे ग्रेट ओरिजिन कोर रीम में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए और स्कारलेट फायर लोड स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग की मेरी समझ को बढ़ा सकता है। नकुल शॉ ने सोचा, चूंकि स्काई लिमिट जिनसिंग सीधे अभ्यास को बढ़ाने में मदद कर सकता था, इसलिए इसका उपयोग सावधानी से करने की आवश्यकता थी। हालांकि नकुल शॉ ने सोचा कि चूंकि उन्होंने पहले ही एक क्रिस्टल कोर स्फटिक कोर बना लिया था, किंग के इरादे को समझ लिया था और उनके अस्तित्व की स्थिति लगभग एक राजा के बराबर थी, इसलिए ग्रेट ओरिजिन कोर रीम उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने स्काई लिमिट जिनसिंग खा लिया। स्काई लिमिट जिनसिंग के भीतर की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी। सामान्य ओरिजिन कोर रीम के लोगों को पहले आध्यात्मिक गोलियां बनाने या इसे टुकड़ों में काटने की आवश्यकता होती थी। हालांकि नकुल शॉ ने बिना किसी चिंता के इसे पूरा खा लिया। ऊर्जा का एक हावी स्रोत नकुल शॉ के शरीर में उमड़ पड़ा। सामान्य शासकों सोवरेन्स के शरीर के फटने का खतरा हो सकता था, लेकिन नकुल शॉ को इसके बजाय एक गर्माहट महसूस हुई। उन्होंने अपने हाफ स्टेप किंग के इरादे को संचालित किया और आसानी से ऊर्जा को नियंत्रित करके इसे अपने क्रिस्टल कोर के साथ मिला दिया। आधे दिन के बाद स्काई लिमिट जिनसिंग की ऊर्जा को नकुल शॉ ने आसानी से स्थिर कर लिया। यह एक नया दिन था, इसलिए उन्होंने किताबें पढ़ने और अभ्यास करने का अपना बहुकार्यक मल्टीटास्किंग जारी रखा। पढ़ना सरल था और 50 किताबों की दैनिक सीमा जल्द ही समाप्त हो गई। दूसरी ओर डेमीगॉड के रक्त की स्थिति बदल गई थी। डेमीगॉड का रक्त किसी तरह खो गया था। वह बहुत छोटा और बहुत तेज था। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में खून की एक बूंद को ढूंढना बेहद कठिन था। हालांकि तीनों राजा स्तरीय विलक्षण प्रतिभाएं और अन्य प्रतिभाशाली लोग हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इसे ढूंढने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। भले ही डेमीगॉड का रक्त गायब हो गया था, लेकिन तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाएं इसके अनुमानित स्थान का अंदाजा लगा सकती थीं। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में प्रवेश करने वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों के पास अनगिनत रक्त रेखा विरासतें और गुप्त तकनीकें थीं और वे अंततः डेमीगॉड के रक्त को खोजने में सफल रहे। वूश, एक पत्ते पर डेमीगॉड का रक्त चमका। इसके पीछे चलो। खबर सुनते ही तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं ने उसका पीछा किया। इस बार डेमीगॉड का रक्त एक ठंडे कब्रिस्तान में प्रवेश करने से पहले काफी देर तक उड़ता रहा। ये कब्रिस्तान डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन के एक कोने में था और वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा था। यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं था, केवल कुछ मकबरे और कब्रें थीं। द मेसी ग्रेवयार्ड अस्त व्यस्त कब्रिस्तान। कुछ प्रतिभाशाली लोगों के मुंह से चीख निकल गई। नकुल शॉ भी ध्यान दे रहे थे। मेसी ग्रेवयार्ड डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। कई प्रतिभाशाली लोग जानते थे कि डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में कौन सी जगहें प्रतिबंधित थीं। नकुल शॉ भी जानते थे कि मेसी ग्रेवयार्ड कितना भयानक था। कोई भी इसमें प्रवेश करने को तैयार नहीं था। प्रथमतः मेसी ग्रेवयार्ड बेहद खतरनाक था और वहां कई शक्तिशाली भूत लाशें, घोस्ट कॉप्स और नफरत की आत्माएं थीं। इसके अलावा उनमें से कुछ राजा किंग्स थे। द्वितीयतः मेसी ग्रेवयार्ड सचमुच केवल एक कब्रिस्तान था। वहां कुछ नहीं था। इसके अलावा कब्रिस्तान में अभी भी कुछ श्राप बचे हुए थे। यदि कोई सावधान नहीं रहता तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। सरल शब्दों में कहें तो मेसी ग्रेवयार्ड फॉरबाइडन ग्राउंड ऑफ 100 ग्रेव्स 100 कब्रों की प्रतिबंधित भूमि के समान था, केवल उससे 1000 गुना अधिक खतरनाक था। वूश, डेमीगॉड का रक्त मेसी ग्रेवयार्ड में उड़ गया। कुछ प्रतिभाशाली लोग झिझके, लेकिन तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाएं बिना रुके भीतर उड़ गईं। इस समय तक नकुल शॉ को हिडन बुक रूम में प्रवेश किए हुए 5वां दिन था। इन 5 दिनों में नकुल शॉ ने आधी किताबें पढ़ ली थीं और उन्होंने स्काई लिमिट जिनसिंग की ऊर्जा तथा इमोर्टल स्प्रिंग्स वाइन अमर झरनों की शराब के अवशेषों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। प्रारंभिक चरण ग्रेट ओरिजिन कोर रीम। नकुल शॉ ने अपने ट्रू युआन को नियंत्रित करने के लिए अपने हाफ स्टेप किंग के इरादे का उपयोग किया। क्रिस्टल कोर एक घेरा अधिक मोटा हो गया था। जैसा कि अनुमान था, ग्रेट ओरिजिन कोर रीम ने नकुल शॉ के लिए कोई कठिनाई पैदा नहीं की। जैसे ही आवश्यक मात्रा पूरी हुई, उन्होंने इसे पार कर लिया।
चूंकि मैंने अपना क्रिस्टल कोर पहले ही बना लिया था, इसलिए ग्रेट ओरिजिन कोर रीम में प्रवेश करने से वास्तव में मेरी ताकत में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है, नकुल शॉ ने फुसफुसाया। इसके विपरीत वे स्कारलेट फायर लोड्स के लिए अधिक उत्सुक थे, जो उन्हें स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग को समझने में मदद करेगा। जब वे अभ्यास कर रहे थे तब भी वे किताबें पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में ली हुई किताब का पन्ना पलटा और उनके दिल की धड़कन रुक गई। द एट ग्रेट गॉड आइज, 8 महान भगवान आंखें। ये किताब पहले कमरे के एक कोने में रखी हुई थी और इसने कोई विशेष ध्यान नहीं खींचा था। अध्याय 663, पूर्वज आंखों की किंवदंती। नकुल शॉ के दिल की धड़कन रुक गई। वे उस पतली सी किताब को देखकर थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि हिडन बुक रूम में एक ग्रेट गॉड आइज, 8 महान भगवान आंखें के बारे में कोई ज्ञान होगा। हालांकि वह किताब बेहद पतली थी और उसमें बहुत अधिक सामग्री नहीं थी। ये 10,000 एंशिएंट रेसेस रैंकिंग जैसी कोई मोटी किताब नहीं थी जिसमें विशिष्ट जातियों का पूरा विवरण दिया गया हो। इसके बावजूद इसने नकुल शॉ को उत्साहित कर दिया। उनकी बाईं आंख के 9वीं गॉड्स आई होने की बहुत अधिक संभावना थी। इसी जिज्ञासा के साथ नकुल शॉ ने धीरे से किताब खोली। फैन यूनिवर्स के अराजकता और निर्माण के बाद 8 महान भगवान आंखों का निर्माण हुआ। नकुल शॉ इसकी सामग्री की ओर पूरी तरह आकर्षित हो गए। किताब के अनुसार 8 महान भगवान आंखें अपने आप में अद्वितीय थीं और वे स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करती थीं। उद्धरण चिन्ह ... क्योंकि वे अद्वितीय हैं, इसलिए 8 महान भगवान आंखों को 10,000 प्राचीन जातियों में स्थान नहीं दिया गया है, अन्यथा उनमें से प्रत्येक शीर्ष 10 या 20 में शामिल होती। नकुल शॉ इसका अर्थ समझ गए। 8 महान भगवान आंखें बहुत विशिष्ट थीं और वे स्वयं फैन यूनिवर्स के अस्तित्व से जुड़ी हुई थीं। वे किसी न किसी रूप में 10,000 प्राचीन जातियों से भी संबंधित थीं। किताब में 8 महान भगवान आंखों की शक्तियों का विश्लेषण किया गया था। 8 महान भगवान आंखें डेमीगॉड्स, अर्धदेवों के लिए भी किंवदंतियां थीं। वे 8 महान भगवान आंखें थीं: सैमसार गॉड आई, पुनर्जन्म की भगवान आंख, गॉड आई ऑफ स्पेस टाइम, स्थान समय की भगवान आंख, गॉड आई ऑफ लाइफ, जीवन की भगवान आंख, गॉड आई ऑफ डेथ, मृत्यु की भगवान आंख, गॉड आई ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की भगवान आंख, गॉड आई ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश की भगवान आंख, और 2 अन्य। केवल नामों से ही प्रत्येक आंख की क्षमताओं को समझना कठिन नहीं था। 8 महान भगवान आंखें पूरी तरह से फैन यूनिवर्स की नींव से जुड़ी हुई थीं। पुनर्जन्म, स्थान समय और भाग्य, ये सभी अत्यंत गहन और रहस्यमयी थे। गॉड आई ऑफ स्पेस टाइम का अर्थ समय और स्थान पर पूर्ण नियंत्रण था। नकुल शॉ ने 8 महान भगवान आंखों की 8 क्षमताओं के बारे में पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में अधिकांश क्षमताएं केवल अनुमान मात्र थीं। नकुल शॉ ने गॉड आई ऑफ डेथ की क्षमताओं पर विशेष ध्यान दिया। गॉड आई ऑफ डेथ के सामने आने वाली किसी भी चीज का अपने जीवन पर से नियंत्रण खो जाएगा, भले ही वे हेवनली डिवाइन रीम, स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र में ही क्यों न हों। ये देखकर नकुल शॉ का दिल बैठ गया। 8 महान भगवान आंखों के अंतिम अध्याय में नकुल शॉ ने कुछ शब्द देखे: सुप्रीम एंसेस्टर आई, सर्वोच्च पूर्वज आंख। ऐसा माना जाता है कि जब 8 महान भगवान आंखें एक साथ इकट्ठा होती हैं तो वे सुप्रीम एंसेस्टर आई का आह्वान कर सकती हैं, जो ब्रह्मांड के नियमों को फिर से बना सकती है। सर्वोच्च पूर्वज आंख, नकुल शॉ का दिल दहल उठा। हालांकि जब सुप्रीम एंसेस्टर आई खुलेगी तो दुनिया की हर चीज गायब हो जाएगी। ऐसा लगता है कि दुनिया की हर चीज केवल फैन यूनिवर्स का एक सपना है। जब पूर्वज आंख खुलेगी तो वह सपना टूट जाएगा। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते नकुल शॉ की हड्डियां कांप उठीं। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। दुनिया की हर चीज सिर्फ एक सपना थी और जब सुप्रीम एंसेस्टर आई खुलेगी तो वह सपना चकनाचूर हो जाएगा। बेशक ये केवल एक किंवदंती थी। फैन यूनिवर्स के निर्माण के बाद से सुप्रीम एंसेस्टर आई कभी दिखाई नहीं दी थी और न ही 8 महान भगवान आंखों ने कभी इसका आह्वान किया था। किताब में 9वीं गॉड आई के बारे में भी अनुमान लगाए गए थे। 9 अंतिम अंक है। फैन यूनिवर्स के पास अभी भी 9वीं गॉड आई होनी चाहिए। शायद जब सभी 9 भगवान आंखें एक साथ इकट्ठा होंगी तब सुप्रीम एंसेस्टर आई के अस्तित्व की पुष्टि होगी। यह 8 महान भगवान आंखों का अंत था। टिल्ड नकुल शॉ ने एक लंबी सांस छोड़ी। 8 महान भगवान आंखें बहुत रहस्यमयी थीं और वे बाकी सभी चीजों से ऊपर शासन करती हुई प्रतीत होती थीं। नकुल शॉ ने कभी किसी को गॉड आई के साथ नहीं देखा था। यहाँ तक कि डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन के मालिक के पास भी वह नहीं थी। 8 महान भगवान आंखों के बारे में पढ़ने के बाद नकुल शॉ ने खुद को शांत किया और अगली किताब खोली। हर किताब को पढ़ने के लिए अभी और 4 या 5 दिनों की आवश्यकता थी। नकुल शॉ का लक्ष्य हिडन बुक रूम की सभी किताबों को पढ़ना था। इससे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था।
डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में बहुत सारा खजाना था, लेकिन हिडन बुक रूम में केवल ज्ञान था। इसके अलावा इस ज्ञान का अधिकांश हिस्सा पहले से ही ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड में अन्य जगहों पर दर्ज था। नकुल शॉ के अलावा कोई भी अपना 2/3 समय पढ़ने में बिताने को तैयार नहीं होता। उन्होंने 10,000 डिवाइन थॉट्स तकनीक का अभ्यास किया था, इसलिए वे आसानी से एक साथ कई काम कर सकते थे। इसके अलावा वास्तव में शांत होने के बाद नकुल शॉ की रुचि उन किताबों में जाग गई थी। अगले 2 दिनों तक किताबें पढ़ने के साथ साथ नकुल शॉ ने स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग को समझने के लिए स्कारलेट फायर लॉर्ड्स का भी उपयोग किया। उनके किंग के इरादे ने उनकी समझने की गति को बहुत बढ़ा दिया था। हिडन बुक रूम में प्रवेश करने के 7वें दिन नकुल शॉ स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग का 20-30% हिस्सा समझ चुके थे। वेन टिल्ड पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग बैंगनी विनाश पवन बिजली के साथ स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग की एक किरण मिल गई थी। अब जब मैं स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग का 20-30% हिस्सा समझ चुका हूं, तो सामान्य हाफ स्टेप किंग्स मेरे सामने कहीं नहीं टिकते। नकुल शॉ ने फुसफुसाया। स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग न केवल शक्तिशाली थी, बल्कि इसका जलने का प्रभाव भी लंबे समय तक रहता था। इसका मतलब यह था कि स्कारलेट डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग से होने वाला नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। नकुल शॉ का मानना था कि यदि वे लेई झेन से दोबारा मिले तो भले ही लेई झेन उनके खिलाफ प्रभावी तकनीक रखता हो, फिर भी वे बढ़त हासिल कर लेंगे। वास्तव में यदि नकुल शॉ ने लेई झेन पर हमला करने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी सोल आई ब्लडलाइन आत्मा की आंख रक्तरेखा तकनीकों का उपयोग किया, तो लेई झेन के पास कोई मौका नहीं होगा। हालांकि नकुल शॉ अभी भी अपनी थोड़ी ताकत बचाकर रखना चाहते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और नकुल शॉ ने मेसी ग्रेवयार्ड में जो कुछ भी हो रहा था उस पर विशेष ध्यान दिया। मेसी ग्रेवयार्ड में मियाओ, एक छोटी चोर बिल्ली एक कोने में छिपी हुई थी और बेहद सावधान थी। हल्का सुनहरा डेमीगॉड का रक्त एक बड़े मकबरे के ऊपर तैर रहा था। तीनों राजा स्तरीय विलक्षण प्रतिभाओं में से किसी ने भी हार नहीं मानी थी। वह बड़ा मकबरा 100 गज चौड़ा था और वह मेसी ग्रेवयार्ड के बिल्कुल केंद्र में था। मेसी ग्रेवयार्ड ठंडा था और हमेशा अंधेरे से ढका रहता था। यहाँ बहुत सारे श्राप भी मंडरा रहे थे। नफरत की शक्तिशाली आत्माएं समय समय पर हवा में तैरतीं और अपने मुंह खोलतीं। उनमें से कुछ तो जीवित रहते समय राजा, किंग्स या सम्राट एम्परर्स थे। यदि ये सेक्रेड लैंड का कोई सामान्य प्रतिभाशाली योद्धा होता तो भले ही वह जीवित बाहर निकल आता, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब हो जाती। भाग्यवश ये छोटी चोर बिल्ली है। कोई भी दूसरा गुलाम श्रापों या नफरत की आत्माओं के कारण बहुत पहले ही मर चुका होता। नकुल शॉ ने फुसफुसाया। उन्होंने छोटी चोर बिल्ली को डेमीगॉड के रक्त पर नजर रखने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वहां अराजक स्थितियां पैदा होंगी। मियाओ, छोटी चोर बिल्ली की आभा मानो अंधेरे में विलीन हो गई थी। उसने अपने हाथ में शैडो किल इंपीरियल डैगर छायावद शाही खंजर पकड़ा हुआ था। यह हत्या के मार्ग डाउ ऑफ असासिनेशन का एक पवित्र हथियार था और छोटी चोर बिल्ली इस समय अंधेरे के स्वामी की तरह थी। जब श्राप उसके पास आते तो वे टूटकर बिखर जाते। बूम बूम बाम, तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं का टकराव एक आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया था और आसपास के श्रापों की शक्ति भी दूर धकेल दी गई थी। तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं के अलावा मेसी ग्रेवयार्ड में कुछ अन्य प्रतिभाशाली लोग भी थे, जैसे कि शीर्ष 10 में शामिल कुछ अन्य योद्धा और विशिष्ट रक्त रेखा या क्षमताओं वाले लोग जो राक्षसों और भूतों को दूर भगा सकते थे। विक्की जियांग भी उनके बीच थे। उनकी 10,000 प्राचीन जातियों की रक्त रेखा की आभा श्रापों की शक्ति को दूर धकेलने के लिए पर्याप्त थी। दुष्ट मार्ग विकेट पाथ के कुछ प्रतिभाशाली लोग जो भूत लाशों के विशेषज्ञ थे, वे भी कुछ समय के लिए मेसी ग्रेवयार्ड में जीवित रह सकते थे। उनके अलावा बाकी प्रतिभाशाली लोग मेसी ग्रेवयार्ड में टिक भी नहीं पा रहे थे। कुछ अपनी जान बचाकर भाग गए और अन्य मारे गए। नकुल शॉ खुद को भाग्यशाली माने बिना नहीं रह सके कि वे उनका हिस्सा नहीं थे। सबसे सही अवसर तब होगा जब तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाएं थक जाएंगी और डेमीगॉड के रक्त की चेतना बहुत कमजोर हो जाएगी। नकुल शॉ ने योजना बनाई। हालांकि जब किसी का अभ्यास तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं के स्तर पर पहुंच जाता है तो उनके पास लगभग असीमित मात्रा में ऊर्जा होती है। आखिरकार वे सभी ग्रेट ओरिजिन कोर रीम के बिल्कुल शिखर पर खड़े थे। ग्रेट ओरिजिन कोर रीम ट्रू युआन की मात्रा में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था। ग्रेट ओरिजिन कोर रीम के लोग न केवल हेवन अर्थ युआन की स्वर्ग पृथ्वी की ऊर्जा को अधिक आसानी से अवशोषित कर सकते थे, बल्कि वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का आह्वान भी कर सकते थे। एक और दिन बीतने के बाद डेमीगॉड का रक्त तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं से बचने में सफल रहा और उस बड़े मकबरे में समा गया। मेसी ग्रेवयार्ड के बिल्कुल केंद्र में स्थित मकबरा
शांतनु, सुरभि और वेनलुआन तीनों के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। केंद्र का मकबरा निश्चित रूप से एक प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर भी सबसे अधिक प्रतिबंधित क्षेत्र था। अतीत में मूल रूप से कोई भी इससे बचकर बाहर निकलने में सफल नहीं हुआ था। बेशक शायद ही कभी कोई ऐसा होता था जो पहली बार में ही इसमें प्रवेश करने का साहस करता। इस तथ्य के अलावा कि मेसी ग्रेवयार्ड बेहद खतरनाक था, वहां बहुत अधिक खजाना भी नहीं था। पीछे चलो, वह ऊर्जावान युवक एक पल के लिए रुका और फिर पीछा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। उन्हें अपनी 10,000 प्राचीन जातियों की रक्त रेखा पर पूरा भरोसा था। श्वा, एक चांदी जैसी चमक उस केंद्र के मकबरे में उससे भी तेजी से दाखिल हुई। जैसा कि शांतनु से उम्मीद थी, नकुल शॉ ने छोटी चोर बिल्ली की आंखों से देखा और अपनी आहें नहीं रोक पाए। उनके विश्लेषण के अनुसार शांतनु उन तीनों में सबसे मजबूत थे। वे किसी 10,000 प्राचीन जातियों की रक्त रेखा या किसी बीस्ट किंग पर निर्भर नहीं थे। शांतनु ने किंग के इरादे को सिद्ध कर लिया था और उनका अभ्यास लगभग वॉइड गॉड ड्रीम पर था। अंतरिक्ष स्पेस में उनकी प्रतिभा और उनकी युद्ध तकनीकों ने एक अविश्वसनीय स्तर छू लिया था। उनके स्पेशल स्पिरिचुअल बॉडी ने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ उनके तालमेल को भी बढ़ा दिया था। इस बार के प्रतिभाशाली योद्धाओं की ताकत पिछले हजारों वर्षों में सबसे मजबूत है। हम प्रतिबंधित स्थानों में भी प्रवेश करने का साहस कर सकते हैं। सुरभि उस मकबरे में प्रवेश करने वाली तीसरी व्यक्ति थीं। वेनलुआन, आगे बढ़ते हुए सुरभि ने उस ऊर्जावान युवक को एक संदेश भेजा। क्या है? वह युवक शांतनु और डेमीगॉड के रक्त के ठीक पीछे चल रहा था। मकबरे के गलियारे में वेंग टिल्ड शांतनु ने एक स्थानिक संचलन स्पेशल मूवमेंट कौशल का उपयोग किया और डेमीगॉड के रक्त को पकड़ लिया और तुरंत उसे नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। तुम और मैं मिलकर पहले शांतनु का काम तमाम करते हैं। डेमीगॉड के रक्त को कैसे बांटना है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सुरभि ने कहा। वह उस ऊर्जावान युवक के बारे में थोड़ा बहुत जानती थीं। वेनलुआन के डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में प्रवेश करने का एकमात्र कारण थाउजेंड डार्कनेस सेक्रेड क्लैन, 1000 अंधकार का पवित्र कुल था। शांतनु के साथ काम करने की तुलना में उनके लिए आपस में मिलकर काम करना अधिक उपयुक्त था। ठीक है, वह युवक सहमत हो गया, यहाँ तक कि उसे भी शांतनु की स्थानिक क्षमताएं और युद्ध शक्ति कष्टप्रद लगती थीं। मारो। दोनों के बीच चर्चा समाप्त होने के बाद वे बिना किसी झिझक के शांतनु की ओर झपट पड़े। उस युवक की त्वचा पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थी और उसने शांतनु की ओर एक बड़ा हाथ बढ़ाया। नाइटमेयर डायमेंशन, दुर्स्वप्न आयाम। सुरभि आगे बढ़ी और उनके आसपास का स्थान सपनों जैसी रोशनी से चमकने लगा। एक दुर्स्वप्न की शक्ति वास्तविकता में प्रकट हुई और उसने उनकी युद्ध शक्ति को बढ़ा दिया। असंभव भी संभव हो गया। इसके साथ ही उनके बाल और उनकी भुजाएं 2 से 3 गुना लंबी हो गईं और वे शांतनु पर झपट पड़ीं। इस तरह की क्षमता ने वास्तविकता के नियमों को तोड़ दिया था। हम्फ। शांतनु ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपने आसपास की हवा को चांदी जैसी रोशनी से ढक लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अंतरिक्ष स्वयं प्रवाहित हो रहा हो। बूम बूम बूम। दोनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं के संयुक्त हमले ने शांतनु के शरीर को हिलाकर रख दिया और उनकी सुरक्षात्मक स्थानिक तकनीक को अस्थिर कर दिया। उसी समय मियाओ, एक छोटी चांदी धूसर बिल्ली गलियारे के अंधेरे में विलीन हो गई और उसके पंजे में एक खंजर दिखाई दिया जो एक परछाई जितना गहरा था। इसी पल आसमान में एक धुंधली आई ऑफ हेवन आकार लेने लगी थी। अध्याय 664, छोटी चोर बिल्ली का जलवा। जैसे ही तीनों राजा स्तरीय विलक्षण प्रतिभाओं का संतुलन टूटने ही वाला था, नकुल शॉ अब शांत नहीं बैठ सकते थे। एक बार जब सुरभि और वेनलुआन मिलकर शांतनु का काम तमाम कर देंगे तो यह मेरे लिए बुरा होगा। नकुल शॉ ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते थे। भले ही शांतनु उनके लिए कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो, आखिरकार वे भी मिस्टिक ट्रू सेक्रेड क्लैन, रहस्यमयी सच्चे पवित्र कुल से ही थे और सुरभि तथा वेनलुआन का ये गठबंधन नकुल शॉ के लिए कहीं अधिक बड़ा खतरा साबित होता। बूम बूम बूम। शांतनु की स्थानिक गुप्त तकनीक स्पेशल सीक्रेट टेक्निक फिलहाल सुरभि और वेनलुआन के हमले को रोकने में सक्षम थी। श्वा, चांदी जैसी चमक के साथ शांतनु ने डेमीगॉड के रक्त को पकड़ लिया और मकबरे के बिल्कुल केंद्र की ओर उड़ गए। नाइटमेयर प्रिजन, दुर्स्वप्न का कारागार। सुरभि ने अपना हाथ लहराया और धुंधली लकीरों ने एक जेल का रूप ले लिया जो वास्तविकता में विलीन हो गई, जिससे शांतनु की हिलने डुलने की क्षमता कम हो गई। हेवन सीलिंग वॉर पंच, स्वर्ग मोहर युद्ध मुक्का। वह ऊर्जावान युवक हवा में उछला और शांतनु की ओर एक सुनहरा मुक्का बढ़ाया, जिससे उनके पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो गए। स्पेशल स्काई स्लैश, स्थानिक आकाश प्रहार। शांतनु ने कियानकुन स्वॉर्ड को पकड़ा और उसे लहराया, जिससे हवा में मकड़ी के जाले जैसी दरारें बन गईं। बाम।
पेन टिल्डर शांतनु से निकलने वाली चांदी जैसी रोशनी आधी से भी ज्यादा फीकी पड़ गई। बीस्ट किंग पशु राजा ने भी हमला कर दिया और अपनी शानदार शक्ति मैग्निफिसेंट पावर का प्रदर्शन किया। वाह! शांतनु के मुंह से खून टपकने लगा और वे पीछे हट गए। डेमीगॉड का रक्त भी उनके नियंत्रण से मुक्त हो चुका था। नफरत और असंतोष के कारण उनका चेहरा उग्र हो उठा। यदि आमने सामने की लड़ाई होती तो सुरभि या वह युवक दोनों में से कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता। हालांकि सुरभि के पास इस समय बीस्ट किंग था और साथ में उस ऊर्जावान युवक की मदद भी थी। पहले इसका काम तमाम करो। सुरभि ठंडी हंसी हंसी क्योंकि उनके बाल कई गुना लंबे हो गए थे और उन्होंने डेमीगॉड के रक्त को नाइटमेयर प्रिजन के एक कोने में कैद कर दिया था। वह युवक और बीस्ट किंग शांतनु की ओर झपटे। सुरभि डेमीगॉड के रक्त को रोकने की कोशिश कर रही थी जबकि वह युवक शांतनु को भागने से रोकने का प्रयास कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वे दोनों शांतनु को मारना चाहते थे या कम से कम उन्हें इस हद तक गंभीर रूप से घायल कर देना चाहते थे कि वे डेमीगॉड के रक्त के लिए आगे लड़ने के लायक न रहें। मेरे लिए बचकर निकलना कठिन नहीं है, लेकिन डेमीगॉड के रक्त को इस तरह छोड़ देना। असंतोष और लाचारी के कारण शांतनु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ठीक इसी क्षण हवा में किसी चीज को देखकर उनका दिल दहल उठा। विशेष रूप से सुरभि के ठीक पीछे की हवा में एक आंख की धुंधली रूपरेखा आकार लेने लगी थी। मियाओ! गलियारे के एक कोने में छिपी छोटी चोर बिल्ली अचानक बाहर कूद पड़ी। वूश! अंधेरे के बीच एक रहस्यमयी पारदर्शी खंजर चमका। वह रोशनी ठंडी मारक क्षमता और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। शैडो किल इंपीरियल डैगर! उस युवक ने चौंक कर चिल्लाते हुए चेतावनी दी क्योंकि वह खंजर सीधे सुरभि की आंखों की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा प्रहार जो अंतरिक्ष में विलीन हो चुका है। शांतनु की आंखें चमक उठीं। ये कल्पना करना भी कठिन था कि इस हथेली के आकार की बिल्ली ने स्पेशल असासिनेशन स्थानिक हत्या के मामले में महारत का कौन सा स्तर हासिल कर लिया था। यहाँ तक कि सामान्य हाफ स्टेप किंग्स भी शायद इस हमले से नहीं बच पाते। सुरभि के हाव भाव बदल गए। उन्होंने अपने दिल में एक ठंडी मारक क्षमता को चुभते हुए महसूस किया और उनकी आंखों में दर्द होने लगा। भले ही वे नाइटमेयर डायमेंशन दुर्स्वप्न आयाम में थीं, लेकिन वे इस प्रहार को सीधे अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थीं क्योंकि यह खंजर शैडो किल इंपीरियल डैगर कियानकुन स्वॉर्ड और आर्टेमिस बो के समान ही उच्च स्तर का था। शैडो किल इंपीरियल डैगर ने हत्या के मार्ग दाव ऑफ असासिनेशन और अंतरिक्ष के मार्ग दाव ऑफ स्पेस को आपस में मिला दिया था। यह एक निश्चित सीमा तक सुरक्षा कवच को भी नजरअंदाज कर सकता था और अमर रहने वाले डेथ गार्ड्स मृत्यु रक्षक भी इससे परेशान रहते थे। सुरभि को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह खंजर उन्हें चुभने ही वाला है। खुलो! सुरभि शैडो किल इंपीरियल डैगर का सामना करने के लिए केवल अपने बालों का ही उपयोग कर सकती थीं। आखिरकार उन्होंने एक हाथ से बैंगनी सीन को पकड़ा हुआ था जिससे वे बीस्ट किंग को नियंत्रित कर रही थीं, जबकि उनका दूसरा हाथ डेमीगॉड के रक्त को रोक रहा था। वूम! नाइटमेयर डायमेंशन की अतिरिक्त ताकत के साथ उनके लंबे बालों की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। उनकी युद्ध शक्ति लगभग एक राजा के तुलनीय हो चुकी थी। शैडो किल इंपीरियल डैगर को तुरंत पीछे धकेल दिया गया। शांतनु ने एक ठंडी सांस ली, लेकिन अगले ही पल कुछ देखते ही उनका दिल उछल पड़ा। रुको! सुरभि चौंक उठीं। उन्होंने महसूस किया कि नाइटमेयर डायमेंशन में शैडो किल इंपीरियल डैगर गायब हो चुका था। अंतरिक्ष की एक अजीब आभा उनके नाइटमेयर डायमेंशन में प्रवेश कर चुकी थी। शूशश शैडो किल इंपीरियल डैगर सुरभि की एक कलाई के आर पार हो गया। अधिक सटीक रूप से कहें तो शैडो किल IMP बड़ी इरियल डैगर अचानक उनकी कलाई के भीतर प्रकट हुआ और फिर उसे छेदते हुए बाहर निकल गया। स्थानिक संचलन स्पेशल मूवमेंट! शांतनु हैरान रह गए। अंतरिक्ष स्पेस में अपनी प्रतिभा के कारण वे शैडो किल इंपीरियल डैगर के पीछे के सिद्धांत को समझ सकते थे। सुरभि दर्द से चीख उठी क्योंकि उनकी कलाई से खून की धार बह निकली, वही कलाई जिससे उन्होंने बैंगनी सीन को थाम रखा था। धिक्कार है! सुरभि के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए क्योंकि उन्हें अचानक किसी बात का एहसास हुआ। वह बैंगनी सींग! यह उनके पास एक अनोखी चीज थी जिससे वे बीस्ट किंग को नियंत्रित कर सकती थीं। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, एक गहरे चांदी रंग की रोशनी चमक उठी। मियाओ मियाओ! छोटी चोर बिल्ली मानो इसी मौके के इंतजार में घात लगाए बैठी थी। उसने अचानक उस बैंगनी धार वाले सीन को झपट लिया। इस दृश्य ने बाकी दोनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं को स्तब्ध कर दिया। रुको! सुरभि दहाड़ उठी और उनके खूबसूरत चेहरे पर भयंकर गुस्सा आ गया। वह बैंगनी सीन डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में उनका सबसे बड़ा पत्ता हथियार था। हाथ में बीस्ट किंग होने के कारण ही शांतनु और वह ऊर्जावान युवक दोनों उनसे सावधान रहते थे। वापस आओ!
सुरभि ने अपनी नाइटमेयर रक्त रेखा को उसकी पूरी क्षमता से संचालित किया और धुंधली लकीरें छोटी चोर बिल्ली की ओर झपकीं। हालांकि छोटी चोर बिल्ली बेहद फुर्तीली थी और वह स्थानिक गुप्त तकनीकों को जानती थी, इसलिए वह अविश्वसनीय तरीकों से उस हमले को चकमा देने में सफल रही। फुर्ती के मामले में छोटी चोर बिल्ली की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। सुरभि का चेहरा गंभीर हो गया। जैसे ही वे कुछ और घातक प्रहार करने वाली थीं, डिवाइन लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश की दिव्य रोशनी, नाइटमेयर डायमेंशन के भीतर सुरभि की ओर एक आश्चर्यजनक नीली रोशनी दागी गई। वह सुरभि की आकृति हिल गई और उनका नाइटमेयर डायमेंशन विनाश की दिव्य रोशनी के कारण लगभग बिखरने की कगार पर पहुंच गया। उसकी शक्ति आधी रह गई। ये वही है। सुरभि ने एक ठंडी नीली आंख को अपनी ओर घूरते हुए देखा। मियाओ। इस अवसर का उपयोग करते हुए छोटी चोर बिल्ली अंधेरे में विलीन हो गई और गायब हो गई। इसे भागने मत देना। सुरभि मुश्किल से यह महसूस कर पा रही थी कि छोटी चोर बिल्ली किस दिशा में भाग रही है। हालांकि उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब छोटी चोर बिल्ली बाहर की तरफ नहीं भागी। मियाओ मियाओ। उसने बैंगनी सींग को पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। भागने के बजाय वह बस वहीं खड़ी रही। शांतनु और वह युवक दोनों एक पल के लिए रुक गए। भले ही यह बिल्ली शक्तिशाली थी, लेकिन ये सीधे तौर पर सुरभि से लड़ने जितनी मजबूत नहीं थी। हालांकि अगले ही पल वे सब समझ गए। रोअर टिल्डर 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 टिल्डर। एक शानदार शक्ति ने छोटी चोर बिल्ली को अपने घेरे में ले लिया। श्वा। छोटी चोर बिल्ली को एक बैंगनी सींग वाले जानवर की तरफ खींच लिया गया। वह बीस्ट किंग था। तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं के दिल दहल उठे। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली ने बैंगनी सींग को थामा हुआ था और वह अपना सीना ताने गर्व से बीस्ट किंग की पीठ पर बैठ गई। उसके इस अंदाज ने सुरभि को लगभग खून के आंसू रुला दिए। बीस्ट किंग अब इसके नियंत्रण में है। शांतनु और वह युवक दोनों अवाक रह गए। उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अध्याय 665। क्या बात करते समय आपकी कमर में दर्द नहीं होता? मकबरे के भीतर। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली ने बैंगनी सींग को थामा हुआ था और वह जीत के भाव के साथ बीस्ट किंग पशु राजा की पीठ पर बैठी थी। कमीनी बिल्ली, मेरा सींग मुझे वापस दो। सुरभि गुस्से से इस कदर कांप रही थी कि उनका चेहरा क्रोध और अपमान से भर गया था। हालांकि छोटी चोर बिल्ली ने सफलतापूर्वक बीस्ट किंग को नियंत्रित कर लिया था, इसलिए वह सुरभि से बिल्कुल नहीं डरी। इसके विपरीत वह उन्हें चिढ़ाने के लिए मुंह भी बना रही थी। श्वा। आसमान में आई ऑफ हेवन, स्वर्ग की आंख में एक धुंधली चमक दिखाई दी और फिर वह गायब हो गई। वह नकुल शॉ। ये देखकर ऊर्जावान युवक का दिल बैठ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नकुल शॉ, जिन्होंने डेमीगॉड के रक्त की उम्मीद छोड़ दी थी, इतनी दूर से भी ऐसे तरीकों का उपयोग करके तीनों राजा स्तरीय विलक्षण प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यदि तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाएं अभी भी संतुलन की स्थिति में होती तो नकुल शॉ कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ ही पल पहले सुरभि और उस युवक के गठबंधन के कारण शांतनु संकट में थे, इसलिए नकुल शॉ ने हस्तक्षेप किया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं सुरभि के साथ मिल भी जाऊं तो भी मुझे कोई बढ़त नहीं मिलेगी। इसके अलावा बीस्ट किंग अब नकुल शॉ की तरफ है। विन लुओन के चेहरे के भाव लगातार बदलने लगे। उसे यह एहसास होने लगा था कि भले ही नकुल शॉ यहाँ उपस्थित नहीं थे, फिर भी पूरी स्थिति पर उन्हीं का नियंत्रण था। वूश। डेमीगॉड का रक्त केंद्र के मकबरे की बिल्कुल गहराइयों की ओर उड़ गया। इसके पीछे चलो। शांतनु एक चांदी की लकीर में बदलकर उसका पीछा करने लगे। अब जब बीस्ट किंग छोटी चोर बिल्ली के नियंत्रण में था तो भले ही शांतनु वेन लुओन और सुरभि के संयुक्त हमले का मुकाबला न कर पाते, लेकिन वे उनसे डरे नहीं थे। सुरभि और वेन लुओन ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुरभि स्पष्ट रूप से अपना बैंगनी सींग वापस पाने के लिए गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन वेन लुओन थोड़ा झिझक रहा था। श्वा। छोटी चोर बिल्ली के ठीक ऊपर आई ऑफ हेवन प्रकट हुई और उससे एक शानदार शक्ति, मैग्निफिसेंट पावर की लहर निकली। विन लुओन और सुरभि के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उनके लिए ये कल्पना करना भी कठिन था कि उस आंख में एक सच्चे राजा किंग का इरादा समाहित था। आई ऑफ हेवन, छोटी चोर बिल्ली और बीस्ट किंग के इस त्रिकोण के सामने बैंगनी सीन को वापस पाना उनके लिए बेहद कठिन होने वाला था। मियाओ। छोटी चोर बिल्ली ने उन दोनों की परवाह नहीं की और बीस्ट किंग को नियंत्रित करते हुए डेमीगॉड के रक्त के पीछे चल दी। अंत में सुरभि और वेन लुओन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी निगाहें डेमीगॉड के रक्त पर टिका दीं। वे जल्द ही शांतनु के करीब पहुंच गए। वेन टिल्डर शांतनु ने एक स्थानिक गुप्त तकनीक, स्पेशल सीक्रेट टेक्निक का उपयोग किया और डेमीगॉड के रक्त को रोकने में सफल रहे, लेकिन ठीक इसी क्षण छोटी चोर बिल्ली, सुरभि और वेन लुओन वहां पहुंच गए। बिना कुछ कहे वेन लुओन ने तुरंत शांतनु पर हमला करना शुरू कर दिया। नकुल शॉ, मेरी मदद करो। शांतनु चिल्लाए।
उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि उस आंख का मालिक कौन है। मानो उनकी पुकार का उत्तर देते हुए, बूम! छोटी चोर बिल्ली ने शांतनु और सुरभि पर हमला कर दिया। वहां की स्थिति तुरंत अराजक हो गई क्योंकि छोटी चोर बिल्ली और शांतनु मिलकर सुरभि और वेन लुआन से लड़ने लगे। ये बात अलग है कि अंत में डेमीगॉड का रक्त किसे मिलेगा, लेकिन ये दोनों जोड़ियां शुरू से ही अलग अलग पक्षों में थीं। नकुल शॉ की आई ऑफ हेवन किसी भी समय हमला कर सकती है। उस युवक ने सतर्क होते हुए सुरभि से संपर्क किया। इस समय वेन लुआन को लगा कि सबसे भयानक दुश्मन शांतनु नहीं बल्कि नकुल शॉ थे। नकुल शॉ बाहर थे और वे किसी भी समय अपनी आई ऑफ हेवन से हमला कर सकते थे। भले ही नकुल शॉ की युद्ध शक्ति तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं जितनी अच्छी न हो, लेकिन उनका असली शरीर यहाँ नहीं था, इसलिए वे अधिक आसानी से स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन हम डेमीगॉड के रक्त की उम्मीद इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। सुरभि यह बात भला कैसे नहीं जानती थीं। एक बार जब शांतनु को डेमीगॉड का रक्त मिल जाता तो वे एक राजा किंग बन जाते और अपने दुश्मनों को खत्म करना उनके लिए हाथ पलटने जितना आसान होता। तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाएं एक ऐसे गतिरोध में थीं जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस बीच नकुल शॉ हिडन बुक रूम में बैठकर शांति से अपनी किताब पढ़ रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेमीगॉड के रक्त की सिर्फ एक बूंद ने तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं को उलझाकर रख दिया है। नकुल शॉ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बीस्ट किंग पर नियंत्रण पाने के बाद नकुल शॉ जानते थे कि आधी जीत पहले ही उनकी हो चुकी थी। जब उन्होंने हॉट हीलिंग पैलेस छोड़ा था तभी उन्होंने बैंगनी सींग हासिल करने की योजना बना ली थी। आखिरकार नकुल शॉ के लिए तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं से सीधे टकराना कठिन होता। वे वास्तव में उनसे थोड़े कमजोर थे। हालांकि बैंगनी सींग प्राप्त करने के बाद पासा पलटने लगा था। अब उन्हें तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं से लड़ने का कोई डर नहीं था। श्वा 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 नकुल शॉ किताब के पन्ने पलटते रहे। चूंकि उनके पास पर्याप्त समय था इसलिए उन्होंने पूरी सामग्री को ध्यान से पढ़ा। नकुल शॉ को किसी तरह ऐसा महसूस हुआ कि इन किताबों की अपनी एक चेतना थी, जैसे उनके भीतर कोई रहस्यमयी मानसिक ऊर्जा समाहित हो। मुझे सभी किताबों को खत्म करने के लिए केवल 1 या 2 दिन चाहिए। नकुल शॉ इसके लिए उत्सुक थे। उन्होंने जल्द ही 50 किताबों की सीमा पूरी कर ली और अपना अधिक ध्यान केंद्र के मकबरे पर लगा दिया। तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाएं और छोटी चोर बिल्ली अभी भी लड़ रहे थे। उन चारों में से कोई भी इतनी जल्दी डेमीगॉड का रक्त लेकर भागने में सक्षम नहीं होने वाला था। एक दिन बाद डेमीगॉड का रक्त उस समूह को मकबरे की और अधिक गहराइयों में ले गया। यहाँ भूतों की एक तीव्र आभा थी और नफरत की शक्तिशाली आत्माएं समय समय पर प्रकट हो रही थीं। उनमें से कई जीवित रहते समय राजा किंग्स थे और भले ही आत्माओं में बदलने के बाद उनकी अधिकांश शक्ति फीकी पड़ गई थी, फिर भी ये तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं को संकट में डालने के लिए पर्याप्त थी। भाग्यवश नफरत की आत्माएं डेमीगॉड के रक्त से डरती थीं और उसके बहुत करीब आने का साहस नहीं करती थीं। अन्यथा यदि कुछ आत्माओं के राजा स्पिरिट किंग्स और आत्माओं की सेना आ जाती तो वे सभी को मार सकते थे। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली ने बीस्ट किंग को डेमीगॉड के रक्त के ठीक पीछे चलने का आदेश दिया। डेमीगॉड का रक्त मकबरे के खतरों को 70% तक कम कर रहा था, जैसा कि डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन के एक प्रतिबंधित क्षेत्र से उम्मीद थी। वॉइड गॉड ड्रीम से नीचे के 90% लोग यहां आने पर मारे जाएंगे। यहां तक कि राजा भी बिना नुकसान उठाए पीछे हटने में सक्षम नहीं हो सकते। छोटी चोर बिल्ली की आंखों से जो कुछ दिख रहा था उससे नकुल शॉ की हड्डियां कांप उठीं। वे तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाएं भी डर से ठंडी पड़ चुकी थीं, लेकिन वे अब पीछे नहीं हट सकती थीं। डेमीगॉड के रक्त का पीछा करना वास्तव में सबसे सुरक्षित तरीका था और साथ ही यह महान पुरस्कारों का प्रतिनिधित्व भी करता था। शांतनु, मेरे पास एक सुझाव है, सुरभि ने अचानक कहा। क्या सुझाव है? शांतनु ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया। अब उनके पास छोटी चोर बिल्ली की मदद थी, इसलिए वे सुरभि और वेन लुआन के गठबंधन से नहीं डरे थे। हमें मिलकर पहले डेमीगॉड के रक्त को मकबरे से बाहर निकालना चाहिए, फिर हम तय करेंगे कि इसे कैसे बांटना है, सुरभि ने सुझाव दिया। ये सुनकर शांतनु का मन थोड़ा डोला। यह मकबरा बहुत भयानक था, कौन जानता था कि इसमें क्या खतरे छिपे थे। लेकिन डेमीगॉड के रक्त की देखभाल कौन करेगा, इसे अपने पास कौन रखेगा? शांतनु ने पूछा। इस समय दोनों जोड़ियों ने मिलकर डेमीगॉड के रक्त को रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ नफरत की शक्तिशाली आत्माएं और आत्माओं के राजा उन पर हमला कर रहे थे, जिसके कारण वे एक साथ खड़े होने में असमर्थ थे। हर कोई आत्माओं के राजाओं के हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। मियाओ मियाओ। छोटी चोर बिल्ली ने तुरंत अपने पंजे लहराए और खुद ऐसा करने की पेशकश की। शांतनु के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। नहीं, उस ऊर्जावान युवक ने तुरंत अपना सिर हिला दिया।
छोटी चोर बिल्ली के पीछे नकुल शॉ थे और उनकी आई ऑफ हेवन से निपटना बेहद कठिन था। इस मोड़ पर योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यदि कोई और डेमीगॉड के रक्त पर नियंत्रण कर लेता तो बाकी तीनों खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। ठीक इसी क्षण श्वा उनके ऊपर एक आंख प्रकट हुई जिसने तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं के दिलों को झकझोर कर रख दिया। वह युवक और सुरभि गुस्से में अपने दांत भींचने लगे। जूनियर मार्शल ब्रदर नकुल, आपका क्या सुझाव है? उन्होंने जटिल भावों के साथ आई ऑफ हेवन की ओर देखा। भले ही नकुल शॉ की युद्ध शक्ति राजा स्तरीय प्रतिभाओं जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन स्थिति पर उनका पूरा नियंत्रण था। ये बहुत सरल है, क्यों न डेमीगॉड के रक्त को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाए। इस तरह ये न्यायसंगत होगा। आई ऑफ हेवन से एक आवाज आए और साथ ही एक शानदार आभा का अवतरण हुआ। इसे 4 भागों में विभाजित करें। सभी की भौहें तन गईं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले इस बारे में नहीं सोचा था, बस बात ये थी कि डेमीगॉड के रक्त के भीतर समाहित शक्ति बहुत भयानक थी। प्रथमतः वे इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं थे कि डेमीगॉड के रक्त को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है या नहीं। डेमीगॉड का रक्त केवल एक बूंद था, लेकिन उसकी अपनी चेतना थी। यदि वे इसे जबरन विभाजित करते तो डेमीगॉड का रक्त फट सकता था और उसकी शक्ति राजाओं को भी मार सकती थी। हे यदि वे इसे जबरन विभाजित करेंगे तो डेमीगॉड का रक्त निश्चित रूप से संघर्ष करेगा और उसकी चेतना कमजोर हो जाएगी। जब डेमीगॉड के रक्त का प्रतिरोध अपने सबसे निचले स्तर पर होगा, तब मेरा स्पेशल मूवमेंट इस पूरे रक्त को हड़प सकता है। नकुल शॉ के मन में अपनी खुद की योजनाएं चल रही थीं। बाकी लोगों ने इसे आजमाने का फैसला किया। मियाओ मियाओ, छोटी चोर बिल्ली ने शैडो किल इंपीरियल डैगर को हवा में डेमीगॉड के रक्त के चीकू पर उछाल दिया। हाँ, एक साथ काम करो और अपनी शक्ति को शैडो किल इंपीरियल डैगर में मिला दो, फिर मिलकर डेमीगॉड के रक्त को विभाजित करो, नकुल शॉ ने सुझाव दिया। बाकी तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं ने धीरे से अपने सिर हिलाए। शैडो किल इंपीरियल डैगर हत्या के मार्ग का एक पवित्र हथियार था जो सुरक्षा कवच को नजरअंदाज कर सकता था। डेमीगॉड के रक्त को विभाजित करने के लिए ये सबसे उपयुक्त वस्तु थी। वेन टिल्डर छोटी चोर बिल्ली को केंद्र में रखते हुए तीनों राजा स्तरीय प्रतिभाओं ने अपनी शक्ति को शैडो किल इंपीरियल डैगर में मिला दिया। हालांकि इससे पहले कि शैडो किल इंपीरियल डैगर से प्रहार किया जा पाता, वेन टिल्डर बूम, शांतनु, सुरभि, वेन लुओआन और बीस्ट किंग सभी दूर जा गिरे। उनमें से सुरभि के मुंह से खून टपकने लगा और उन्होंने एक ठंडी निगाह से आई ऑफ हेवन की ओर घूरा। बाकी लोगों ने भी गुस्से से नकुल शॉ की तरफ देखा। यदि यह उनके ऊपर केवल एक आंख न होकर उनका असली शरीर होता तो वे अपना गुस्सा निकालने के लिए मिलकर उन पर हमला कर देते। यह एक दुर्घटना थी। नकुल शॉ मुस्कुराए। डेमीगॉड का रक्त एक जीवित प्राणी की तरह था जो डर महसूस कर सकता था। यदि कुत्ता घबरा जाए तो वह दीवार भी लंघ जाता है। यदि डेमीगॉड के रक्त को काटा जाने वाला था तो उसमें खुद को नष्ट कर लेने का दृढ़ संकल्प था। नकुल शॉ का इसे विभाजित करने का सुझाव पूरी तरह विफल रहा। वेन लुओआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। डेमीगॉड के रक्त को विभाजित करना, वह सिर्फ एक जाल था। क्या बात करते समय उसकी कमर में दर्द नहीं होता, यानी दूर बैठे बड़ी बड़ी बातें करना कितना आसान है। वेन टिल्डर डेमीगॉड के रक्त ने उन चारों को पीछे धकेल दिया और उसकी आभा कमजोर हो गई क्योंकि वह मकबरे के और भी गहरे हिस्सों की ओर बढ़ गया। चलो चलो चलो, उस समूह के पास नकुल शॉ से सवाल करने का पर्याप्त समय नहीं था। उन्होंने तुरंत डेमीगॉड के रक्त का पीछा किया। डेमीगॉड के रक्त की आभा अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। 2 और दिनों के बाद वह अपनी चेतना खो देगा, फिर वह मुकाबला करने में असमर्थ हो जाएगा। नकुल शॉ की आई ऑफ हेवन गायब हो गई और उनकी चेतना हिडन बुक रूम में वापस आ गई। अब सिर्फ कुछ दर्जन किताबें ही बची हैं। नकुल शॉ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बिना किसी प्रतिरोध के एक किताब उठा ली। पिछले 2 या 3 दिनों के दौरान 50 किताबों की दैनिक सीमा बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। बिना कुछ और सोचे उन्होंने हिडन बुक रूम की सभी किताबों को पढ़ना समाप्त कर दिया। अध्याय 666, डेमीगॉड का आंशिक विचार, डेमीगॉड पार्शियल थॉट। नकुल शॉ ने आखिरकार हिडन बुक रूम गुप्त पुस्तक कक्ष की सभी किताबों को पढ़ना समाप्त कर दिया। उन सभी किताबों की सामग्री उनके दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट थी। नकुल शॉ को वास्तव में इन किताबों में गहरी रुचि थी और उन्होंने उन्हें शुरू से अंत तक पढ़ा था। नकुल शॉ ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने महसूस किया कि किताबों की सामग्री में मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी की एक धुंधली लकीर समाहित थी। सारा ज्ञान सिमटकर एक हो गया। अचानक हर किताब से एक मध्यम रोशनी जलने लगी। नकुल शॉ का दिल एक पल के लिए थम गया। उन्हें आभास था कि ये किताबें साधारण नहीं थीं और वे सोच रहे थे कि अगर वे इन सभी को पढ़ लेंगे तो क्या होगा। वूम वूम,
कमरे की सभी किताबें अचानक जगमगा उठीं और जलने लगीं। यह क्या है? नकुल शॉ तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने कोई भी जल्दबाजी भरा कदम उठाने का साहस नहीं किया। आखिरकार ये डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन अर्धदेव का विस्मृत बगीचा था, और यहाँ किसी भी चीज़ को सामान्य मानकों से नहीं मापा जा सकता था। कुछ ही क्षणों बाद जब किताबें पूरी तरह जलकर शांत हुईं, तो वे एक धुंधली पारदर्शी रोशनी में बदल गईं, जिसने नकुल शॉ के दिमाग में मौजूद ज्ञान से संपर्क स्थापित कर लिया। श्वा, वह धुंधली रोशनी नकुल शॉ के दिमाग के ज्ञान में विलीन हो गई। जूनियर अनुज, मैं डेमीगॉड प्रताप सिंह हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने एक डेमीगॉड की परीक्षा पास कर ली है। नकुल शॉ के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। एक दिव्य आभा बिखेरती रोशनी की उस मध्यम किरण ने नकुल शॉ की चेतना पर दबाव डाला। डेमीगॉड प्रताप सिंह, नकुल शॉ ने उस पारदर्शी धुंधली रोशनी का बारीकी से निरीक्षण किया। यदि यहाँ कोई सामान्य प्रतिभाशाली योद्धा होता और उसका सामना ऐसे भाग्य से होता, तो वह अब तक खुशी और घबराहट से भर गया होता। आखिरकार रोशनी की यह मध्यम किरण मानसिक ऊर्जा की कोई विरासत, इनहेरिटेंस हो सकती थी जो डेमीगॉड अपने पीछे छोड़ गए थे। हालांकि नकुल शॉ अब कोई नौसिखिए नहीं थे, और वे पहले पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट, बैंगनी संत की आंशिक आत्मा के साथ भी बातचीत कर चुके थे। पर्पल नाइट सेक्रेड लॉर्ड का भी मिस्टिक लाइट ड्रीम, रहस्यमयी प्रकाश क्षेत्र के सेक्रेड लॉर्ड थे, जबकि इस डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन के मालिक का स्तर, हेवनली डिवाइन ड्रीम, स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र में आधा कदम आगे था। क्या आप ही डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन के मालिक हैं? नकुल शॉ ने पूछा। हास्यास्पद, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पहचान पर संदेह करो। मैं डेमीगॉड प्रताप सिंह की आंशिक आत्मिक चेतना, पार्शियल स्पिरिट कॉन्शियसनेस हूँ। उस धुंधली रोशनी की आवाज में थोड़ा गुस्सा साफ झलक रहा था, और एक भयानक मानसिक ऊर्जा का दबाव नीचे उतरा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश और पृथ्वी बिखरने वाले हों। सामान्य लोग अब तक डर के मारे कांप उठे होते और घुटने टेक दिए होते, लेकिन नकुल शॉ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और उन्होंने ऐसा अभिनय किया मानो वे असहज हों। अनुज, मेरी सलाह सुनो और तुम एक डेमीगॉड की विरासत प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हो। यहाँ तक कि यह पूरा डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन भी तुम्हें विरासत में मिल सकता है। उस आवाज ने एक श्रेष्ठ लहजे में कहा। डेमीगॉड की विरासत, पूरे डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन का मालिक बनना। जब नकुल शॉ ने यह सुना तो उनके दिल की धड़कनें खुद ब खुद तेज होने लगीं। अनुज, क्या तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो? हालांकि जब नकुल शॉ ने इन सभी वादों को सुना तो उन्होंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एक मामूली सा पार्शियल थॉट, आंशिक विचार खुद को डेमीगॉड कहने का साहस कर रहा है। जब उस धुंधली रोशनी ने यह सुना तो वह खुद को हिलने से नहीं रोक सकी। अनुज, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं सिर्फ एक विचार से तुम्हारी आत्मा को चकनाचूर कर सकता हूँ। वह धुंधली रोशनी कुटिलता से हंसी और आत्मा के आयाम, सोल डायमेंशन में आकाश और पृथ्वी के बिखरने का दृश्य प्रकट हुआ। हे, तुम बस एक मामूली से आंशिक विचार हो जो डेमीगॉड की शक्तियों का ढोंग कर रहा है। ये वैसा ही है जैसे तुम बाघ बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन दूसरे तुम्हें सिर्फ एक कुत्ता देख पा रहे हैं। नकुल शॉ ने उपहास उड़ाया। वे अपने आत्मिक आयाम में उस दृश्य को देखकर पूरी तरह शांत थे। राजा किंग के स्तर से नीचे के 99% अन्य प्रतिभाशाली योद्धा इस जाल में फंस जाते, लेकिन नकुल शॉ खुद आत्मा के मार्ग, दाव ऑफ द सोल के विशेषज्ञ थे, इसलिए वे इस धोखे में नहीं आने वाले थे। उन्होंने आत्मा के मार्ग में एक उच्च स्तर की महारत और समझ हासिल कर ली थी। नकुल शॉ ने उस धुंधली रोशनी को देखते ही भांप लिया था कि यह केवल एक पार्शियल थॉट था। आंशिक विचार पार्शियल थॉट और आंशिक आत्मा पार्शियल स्पिरिट में अंतर होता है। पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट एक अधूरी आत्मा थी, जिसके पास एक आंशिक विचार की तुलना में कहीं अधिक ज्ञान था। एक आंशिक विचार केवल एक अवशेष विचार होता है जिसमें मालिक के जीवित रहने के समय का बहुत कम ज्ञान समाहित होता है। इसलिए नकुल शॉ डेमीगॉड के इस आंशिक विचार से बिल्कुल नहीं डरे थे। अनुज, तुम मौत को दावत दे रहे हो। डेमीगॉड का वह आंशिक विचार गुस्से में दहाड़ उठा। मेरे मार्शल एंसेस्टर, परम गुरु, मिस्टिक लाइट ड्रीम के सेक्रेड लॉर्ड हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इस ढोंग से बेवकूफ़ बना सकते हो? नकुल शॉ ठंडी हंसी हंसे और उनकी गॉड स्पिरिचुअल आई, ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से एक भयानक आभा निकली जिसने डेमीगॉड के आंशिक विचार द्वारा बनाए गए उस काल्पनिक दृश्य को नष्ट कर दिया। अनुज, रुको, तुम जीत गए। नकुल शॉ की गॉड स्पिरिचुअल आई की आभा के सामने वह मध्यम रोशनी और अधिक धुंधली होने लगी। ये किसी बुझने वाले दीपक की लौ की तरह लग रही थी। डेमीगॉड के उस आंशिक विचार ने मन ही मन खुद को कोसा। यह मानव आत्मा के मार्ग का विशेषज्ञ था और इसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली आंख की रक्त रेखा, आई ब्लडलाइन की शक्ति थी। वह आंख की रक्त रेखा भी अपने आप में साधारण नहीं थी।
इसके अलावा नकुल शॉ ने कहा था कि उनके परम गुरु मिस्टिक लाइट रीम के सेक्रेड लॉर्ड थे। इस बात ने भी उसे डरा दिया था। नकुल शॉ ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी गॉड स्पिरिचुअल आई की आभा को वापस खींच लिया। यदि वे मानसिक ऊर्जा के विशेषज्ञ नहीं होते और उनके पास गॉड स्पिरिचुअल आई नहीं होती तो वे डेमीगॉड के इस आंशिक विचार के झांसे में आ गए होते। भाग्यवश नकुल शॉ शांत रहे और उन्होंने उसकी योजना को विफल कर दिया। यहाँ छिपे इस डेमीगॉड के आंशिक विचार का क्या अर्थ है? तुम डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन के बारे में कितना जानते हो? नकुल शॉ ने सवाल किया। वह आंशिक विचार क्रोधित था, लेकिन उत्तर देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। डेमीगॉड की आत्मा बहुत पहले ही गॉड ट्रिब्यूलेशन, दैवीय आपदा द्वारा नष्ट कर दी गई थी। डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में केवल कुछ ही आंशिक विचार बिखरे हुए हैं और मैं उनमें से एक हूँ। उस आंशिक विचार ने कुछ भी छिपाने का साहस नहीं किया। ये युवक अत्यंत शांत था और उसके पीछे मिस्टिक लाइट रीम के एक बुजुर्ग का हाथ था। यदि उसने यहाँ झूठ बोला तो उसकी पोल तुरंत खुल जाती। नकुल शॉ को पहले और बाद की पूरी कहानी समझ में आ गई। डेमीगॉड की मृत्यु के बाद केवल कुछ आंशिक विचार ही बचे थे और इस आंशिक विचार को हिडन बुक रूम में इसलिए रखा गया था क्योंकि डेमीगॉड अतीत में अक्सर यहाँ रहा करते थे, इसलिए इस आंशिक विचार की यादों का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। नकुल शॉ द्वारा सभी किताबों को पढ़ने के बाद डेमीगॉड का वह आंशिक विचार जागृत हो गया था। पूरी बात समझने के बाद नकुल शॉ को थोड़ी निराशा हुई। डेमीगॉड के इस आंशिक विचार का कोई विशेष मूल्य प्रतीत नहीं हो रहा था और डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन पर भी इसका कोई नियंत्रण नहीं था। अनुज, मुझे कम मत समझो। एक डेमीगॉड का आंशिक विचार होने के नाते मैं डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन को किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर जानता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पास डेमीगॉड के रूप में पुनर्जीवित होने का एक छोटा सा अवसर है। उस आंशिक विचार ने तुरंत कहा। इस समय वह अत्यंत कमजोर था और उसे डर था कि यदि उसका कोई मूल्य नहीं रहा तो नकुल शॉ उसे नष्ट कर सकते हैं। डेमीगॉड के रूप में पुनर्जीवित होना, ये सुनकर नकुल शॉ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार वह केवल एक आंशिक विचार था। यहाँ तक कि पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट भी अपनी पूरी शक्ति में होने के बावजूद ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। यदि मुझे डेमीगॉड का रक्त मिल जाए तो मैं रीबर्थ फ्रॉम ब्लड, रक्त से पुनर्जन्म का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस आंशिक विचार ने श्रेष्ठता के भाव के साथ कहा। रक्त से पुनर्जन्म। नकुल शॉ ने इस किंवदंती के बारे में सुन रखा था और हिडन बुक रूम की किताबों में भी इसके बारे में कुछ अंश मौजूद थे। सैद्धांतिक रूप से डेमीगॉड के रक्त की एक बूंद और एक आंशिक विचार वास्तव में पुनर्जन्म ला सकते थे, लेकिन उसके अपनी चरम शक्ति को दोबारा प्राप्त करने की संभावना बेहद कम थी। हे, तुम्हें वास्तव में डेमीगॉड के रक्त के बारे में जानकारी है, लेकिन अगर मुझे वह मिल भी गया तो मैं उसे खुद पर इस्तेमाल करूंगा। नकुल शॉ मुस्कुराए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस आंशिक विचार ने उनकी कुछ यादों को भांप लिया था। तुम उसे बर्बाद कर दोगे। एक बार जब मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा तो मैं डेमीगॉड की क्षमताओं को जागृत कर सकता हूं, जिसमें उनकी विरासत और यादें भी शामिल हैं। उस आंशिक विचार ने गुस्से में कहा। नकुल शॉ ने इस बात का खंडन नहीं किया। वे शांत हो गए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि एक डेमीगॉड पुनर्जीवित हो जाता है तो उसका मूल्य डेमीगॉड के रक्त की एक बूंद से कहीं अधिक होगा। सरल शब्दों में कहें तो ये डेमीगॉड को जीवित करने का एक प्रयास था, लेकिन ऐसी योजना में जोखिम भी बहुत था। नकुल शॉ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या विकल्प चुना जाए और इस समय उनके पास डेमीगॉड का रक्त था भी नहीं। बस यहीं रहो। नकुल शॉ की चेतना अब जाने ही वाली थी। रुको, उस आंशिक विचार ने घबराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक आंशिक विचार हूँ। मेरा इस तरह एक साथ इकट्ठा हो पाना ही अपने आप में अद्भुत था। यदि तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मैं केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रह पाऊंगा। नकुल शॉ के दिमाग में वह मध्यम रोशनी बेहद धुंधली हो चुकी थी, मानो वह किसी भी समय गायब हो सकती थी। नकुल शॉ ने कुछ देर सोचा और सावधानी से अपनी बाईं आंख के आयाम के तालाब से थोड़े से पानी का उपयोग करके उस आंशिक विचार को चारों ओर से घेर लिया। नकुल शॉ की आंख की रक्त रेखा की शक्ति जल तत्व से संबंधित थी और उसमें उपचार हीलिंग की क्षमता थी। उस पानी की मदद से वह धुंधली रोशनी स्थिर हो गई। नकुल शॉ ने फिर एक गहरे हरे रंग का कद्दू गॉर्ड निकाला। ग्रीन स्पिरिचुअल गॉड, हरे रंग का आध्यात्मिक पात्र। वह आंशिक विचार खुशी से झूम उठा और सीधे उस ग्रीन स्पिरिचुअल गॉड के भीतर समा गया। ये ग्रीन स्पिरिचुअल गॉड उस आंशिक विचार के रहने के लिए अधिक उपयुक्त था और एक निश्चित सीमा तक ये पात्र उसका उपचार भी कर सकता था। किंवदंतियों में कुछ राजा, किंग्स और सम्राट एम्परर्स खुद को ग्रीन स्पिरिचुअल गॉड में छिपा लेते थे और हजारों साल बाद वे कुछ शरीरों पर कब्जा करके पुनर्जीवित हो जाते थे।
ऐसा नहीं था कि वह आंशिक विचार नकुल शॉ के दिमाग में नहीं रह सकता था, लेकिन जब भी नकुल शॉ अपनी आंख की रक्त रेखा की शक्ति का उपयोग करते या उन पर आत्मिक तकनीकों से हमला होता तो उस आंशिक विचार को क्षति पहुंचती। मेरे पास मरमेड टीयर्स, जलपरी के आंसू, सोल गैदरिंग स्पिरिट ग्रास, आत्मा को एकत्रित करने वाली आध्यात्मिक घास और अन्य आत्मिक वस्तुएं भी हैं, नकुल शॉ ने कहा। जलपरी के आंसू, सोल गैदरिंग स्पिरिट ग्रास, जल्दी करो, वे मुझे दे दो। मैं अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता हूं और शायद एक आंशिक आत्मा, पार्शियल स्पिरिट भी बन सकता हूं। वह आंशिक विचार उतावला हो रहा था। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तुमने थोड़ी देर पहले मेरी कोई मदद नहीं की थी, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जब तक कि, नकुल शॉ ने कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, जब तक कि तुम मुझे अपना मास्टर स्वामी स्वीकार नहीं कर लेते। ये कहते समय नकुल शॉ का चेहरा बिल्कुल लाल नहीं हुआ, नहीं उनके दिल की धड़कन बढ़ी। तुम मेरे मास्टर बनोगे? असंभव, उस आंशिक विचार ने ग्रीन स्पिरिचुअल गॉड के भीतर से दहाड़ते हुए कहा। तो फिर तुम हमेशा के लिए उसी के अंदर रह सकते हो। भले ही मुझे डेमी गॉड का रक्त मिल जाए, तुम्हें कभी पुनर्जीवित होने का अवसर नहीं मिलेगा। नकुल शॉ ने बिना किसी भाव के कहा और खड़े होकर हिडन बुक रूम से बाहर निकलने लगे। जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, मानव, तुम जीत गए। डेमी गॉड का वह आंशिक विचार ऐसा लग रहा था मानो अपने दांत भींचते हुए बेबसी के लहजे में कह रहा हो। नकुल शॉ ने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया और फिर जलपरी के आंसू की एक छोटी सी बूंद उस ग्रीन स्पिरिचुअल गॉड के भीतर डाल दी। उस आंशिक विचार ने भूखे भेड़िए की तरह जलपरी के आंसू की ऊर्जा को सोख लिया और उसकी आभा तुरंत मजबूत हो गई। मास्टर, डेमी गॉड का रक्त प्राप्त करने को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? उस बूंद को सोखने के बाद आंशिक विचार ने पूछा। ये कहना कठिन है क्योंकि डेमी गॉड का रक्त मेसी ग्रेवयार्ड, अस्त व्यस्त कब्रिस्तान के केंद्र के मकबरे में प्रवेश कर चुका है। नकुल शॉ आश्वस्त नहीं थे। केंद्र का मकबरा? आपका मतलब डेमी गॉड का मकबरा? ये सुनकर डेमी गॉड का वह आंशिक विचार अवाक रह गया।